नमस्कार बच्चों। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे। आज आपके लिए आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डिजी लेकर आया है भाई एक नया वीडियो जो है विसर्ग संधि के ऊपर। ये है संस्कृत क्लास में डिजी आपका मन YouTube चैनल और विसर्ग संधि के ऊपर आज हम वीडियो लाए हैं। विसर्ग संधि के ऊपर पहले भी कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। पहले मैं कॉपी सामने रखकर उसमें पढ़ाया करती थी, फिर बोर्ड पर भी पढ़ाते थे और अब ये नई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हम आप लोगों से सीखते जा रहे हैं। हाँ जी, मेरे छात्र ही जिस तरह से मुझे रास्ता दिखाते हैं उसी रास्ते पे हम चल पड़ते हैं। आफ्टर ऑल सीखना तो बच्चों को ही है ना, तो बच्चों के द्वारा सुझाई गई तकनीक ही ज्यादा प्रभावी है। तो आज आपके लिए विसर्ग संधि पर वीडियो है। विसर्ग संधि के रुत्व संधि, जब विसर्ग का र बनता है। हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले भाई फिर वही बात, एक तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डीजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप लोग मेरी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर शाम 4 बजे मेरी लाइव क्लास भी होती है, आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अन्य मेरे बारे में जानकारियां लेने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम अकाउंट है जिसमें आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, जिसमें मैं हर दिन आपके लिए उपयोगी कोई वीडियो, कोई जानकारी, कोई पीडीएफ देती रहती हूँ। और किसी एक टॉपिक का पूरा पीडीएफ आपको कैसे मिल सकता है, इसके लिए भी एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जरूर देखिएगा उस वीडियो को। संधि के पूरा पीडीएफ आपको कैसे मिल सकता है, समास टॉपिक का पूरा पीडीएफ आपको कैसे मिल सकता है, उसकी जानकारी भी आपको उस लिंक को शेयर करने से, उस लिंक को क्लिक करने से मिल जाएगी जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं भाई। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग संधि कैसे हल करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये सब कुछ हम लोग अब सीखने वाले हैं। ये देखिए भाई, रुत्व संधि। विसर्ग क्या होता है आपको पता है भाई, ये होता है विसर्ग, ये विसर्ग है। और जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो जाए, या तो स्वर या व्यंजन से हो जाए, तो विसर्ग संधि हो जाती है। पहले विसर्ग होना चाहिए प्लस के साइन के पहले। ये देखिए सारे उदाहरण, विसर्ग के पहले, प्लस के साइन के पहले हर जगह विसर्ग है। तो भैया रुत्व संधि होती है, विसर्ग को र करने का नियम है, अगर अ आ से कोई भिन्न स्वर आए, अ आ नहीं होना चाहिए, इनसे भिन्न स्वर कौन से भाई, इनसे भिन्न स्वर हो गए इ, ई, और बोलो आगे बोलते जाइए, उ, ऊ। पढ़ना ज्यादा प्रभावी हो जाएगा अगर आप शामिल हो जाएंगे। री, री, ये सब संस्कृत पढ़ने वाले जानते हैं, ये ह्रस्व री है जिसमें एक बार घुमाया और 2 बार घुमाया, ये दीर्घ री है। इसके अलावा ए, आई और ओ, औ, ये बाकी के स्वर है। अन्य स्वर ये हैं सारे। इन सब स्वरों के बाद अगर विसर्ग हो, फिर उसके बाद कोई अन्य स्वर, यानी भैया कॉमन नहीं होना चाहिए, ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, कोई अन्य स्वर होना चाहिए। या वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन से होते हैं? अरे भाई, अगर आपने क, ख छोड़ दिया, ये छोड़ दीजिए, तो तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा हुआ? ग, घ और अंग हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ ना, ग, घ, अंग। और अगर आपने छ छोड़ दिया तो हो गया ज, झ, ञ। अगर आपने ट, ठ छोड़ दिया, ये छोड़ दीजिए, तीसरा, चौथा हो गया ड, ढ, ण। त और थ छोड़ दीजिए, इसी प्रकार हो जाएगा द, ध, न। और प, फ छोड़ दीजिए तो हो जाएगा ब, भ, म। इसके अलावा य, र, ल, व, ह, ये इनमें से कुछ भी आ जाए तो विसर्ग को हम र कर देते हैं। अब बच्चे सोचते हैं अरे भाई इतना सारा कैसे याद रखें, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन देंगे तो उसमें ये कोई वर्ण होने चाहिए। आप तो सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका बताऊं, आप बस ये याद रखो कि विसर्ग से पहले अभिन्न स्वर होना चाहिए। अगर विसर्ग के पहले अभिन्न स्वर है तो विसर्ग हमेशा रेश में बदलेगा, क्योंकि इसको कंफ्यूज करने वाली कोई दूसरी संधि आपके कोर्स में नहीं है। और ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। बेटे ये एक पूरा पैकेज है, ये पैकेज ऐसा बदमाश है, बदमाश पैकेज है ये, विलेंस का ग्रुप है, पूरा गैंग। ये गैंग बहुत सारी संधियां करा देता है। आप अगर आपको याद आ रहा होगा तो व्यंजन संधि में भी आपने पढ़ा है, अन्य स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व। अन्य स्वर बहुत जगह आ रहा है ये, तो वैसे ये यहाँ पे भी आ गया संधि करने के लिए। लेकिन कल ही मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा, मैम हर जगह तीसरा, चौथा, पांचवा लिखा था, पहले दूसरे को क्यों छोड़ दिया? भाई इसकी भी विसर्ग संधि होती है, पहले दूसरे की भी, वो भी आपको बताई जाएगी। सत्व संधि में काम आते हैं,
ये और ये च छ ट ठ त थ विसत्व संधि में काम आते हैं, जब विसर्ग का स श या षटकोण वाला श हो जाता है। ये प फ और क ख ध्यान रखो, अगर विसर्ग के बाद क ख या प फ वर्ण आ जाए तो कोई संधि नहीं होती भाई। ये बहुत ही चालू चीजें हैं, ये संधि होने नहीं देते हैं। कोई ऐसा शब्द तुम्हें मिलेगा ही नहीं कि विसर्ग के बाद में क ख प फ आए तो कोई संधि हो जाए, संधि होती ही नहीं। तो भाई यहाँ हमने ये कहानी छोड़ दी, अब हम आगे चलते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि विसर्ग के पहले अभिन्न स्वर होना चाहिए, आ से भिन्न स्वर, इतना तो याद रखोगे ना भाई माय डियर स्टूडेंट्स, इतना तो याद रखेंगे ना। अब ऐसे में विसर्ग का र हो जाएगा, तो क्या क्या बनेगा, चल शुरू करते हैं। निह प्लस बलह, क्या बनेगा भाई, ये बनेगा निर्बलह, रेफ आधा र बनेगा जो इसके ऊपर चला जाएगा, निर्बलह ये बनेगा भाई। ऐसे ही मुनि प्लस अयम, विसर्ग का र बनेगा, क्यों, क्योंकि ये अभिन्न स्वर है ई, तो ये बनेगा मुनि, और फिर क्या करेंगे, अ के ऊपर रेफ लगाएंगे, या र हलंत प्लस अ को जोड़ सकते हैं हम, बताएं भाई, बड़ा कॉमन सेंस है, र और अ को जोड़ सकते हैं, यहाँ पर है ना, हाँ जोड़ सकते हैं ना, मुनिरयम, क्योंकि भाई स्वर की प्रॉपर्टी यही होती है, वो हलंत अक्षर वाले हलंत व्यंजन में तुरंत जाकर जुड़ जाता है, तुरंत जुड़ जाता है। तो मुनिरयम, यह मुनि इसका अर्थ हुआ। कवि प्लस इच्छति, फिर अभिन्न स्वर है ई, उसके बाद विसर्ग आया, ये बनेगा कवि रिच्छति, कवि रिच्छति, ये लो आगे बढ़िए। शिशु प्लस हसति, उ अभिन्न स्वर है, विसर्ग आ गया, ये बनेगा शिशुर, रेफ बनेगा जो ह के ऊपर लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, रेफ लगेगा कहाँ, हसती। भाई मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं इसको सिर चढ़ा र कहती हूँ, क्योंकि ये सिर पे चढ़ा जाता है, अगले वर्ण के सिर के ऊपर ऐसे खड़ा हो जाता है, कलगी की तरीके से ये सिर चढ़ा रहा है, ये हमेशा खड़ी मात्रा के ऊपर लगता है। ह है अगर तो हमने ऐसे लगा दिया, अगर ग होता तो इस अंतिम खड़ी मात्रा के ऊपर ऐसे लगता, और ग होता दुर्गा, दुर्गा का गा, तो ये फिर अंतिम मात्रा के ऊपर जाके लगता है, ये हमेशा अंतिम मात्रा के ऊपर लगता है, अंतिम खड़ी मात्रा के ऊपर। बहुत बदमाश रहा है, ये सिर चढ़ा रहा है, ठीक है। एक बात और सिखा दी आप लोगों को, गुणई प्लस हीनम, आई के बाद विसर्ग है, या आई के बाद विसर्ग है, रेफ में बदलेगा, ये शब्द बनेगा गुणई ऐसे, और हीनम लिखेंगे ऐसे, और यहां लगाएंगे रेफ, गुणईर हीनम, ये लीजिए, हो गया ना सही, समझ में आया बच्चों। अगर अ से भिन्न स्वर के बाद विसर्ग आएगा ना, तो हमेशा रेफ र बना देना, उसको चिंता ही मत करना, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई गलती हो ही नहीं सकती है। फिर से समझो, कुछ और एग्जाम्पल ले आई हूं मैं आपके लिए, नियम तो वही लिखा हुआ है ऊपर आपके लिए। अब आप बताइए यहाँ क्या बनेगा, सृष्टि ही प्लस ऐशा, क्या ये नियम लागू हो रहा है, वायु प्लस यदा, क्या ये नियम लागू हो रहा है, पुनः प्लस अपी, क्या ये नियम लागू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ई उ, लेकिन यहाँ तो आ, हाँ फिर यहाँ कैसे लागू होगा, देखते हैं अभी हम इसको, लिखा है तो लागू होता ही होगा, है ना। सृष्टि विसर्ग का र बना, उसमें ए लग गया है, रेशा, सृष्टि रेशा, असल में यह है सृष्टि ही ऐशा। वायु यदा, कौन सा चैप्टर है, वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, थर्ड चैप्टर है भाई, व्यायाम करने वाले का, ये बनेगा वायुर, य के यहाँ खड़ी मात्रा के ऊपर लगेगा, वायुर यदा, देख लीजिएगा आपके थर्ड चैप्टर में। ये बेटा पुनः शब्द जो है ना, ये अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते। तो एक नियम है, अगर अव्यय संबंधी, एक तो नियम ये हो गया, स्लैश बनाया है मैंने बड़ा, अगर अव्यय संबंधी विसर्ग हो, अव्यय संबंधी विसर्ग हो तो वो भी हमेशा र में बदल जाता है, अव्यय संबंधी विसर्ग का भी र बनाते हैं, जब आगे अन्य स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ड या वर हो। तो वैसे तो यहाँ विसर्ग में टू बॉडीगार्ड लिखता है ना, नियम सिखाया था विसर्ग में टू बॉडीगार्ड, अ के बाद अ, लेकिन ये अ जो है ये विसर्ग संबंधी है, अव्यय संबंधी है, अव्यय संबंधी होने के कारण ये रेफ में बदलेगा, और ये बनेगा पुनरपि। इसके एग्जाम्पल और देखो, अगर लिखा है प्रातः प्लस वंदनम, तो क्या बनेगा, अगर लिखा है प्रातः प्लस उदेति, तो क्या बनेगा, देखो प्रातः विसर्ग अव्यय है, प्रातः शब्द भी अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते, विसर्ग आ गया, उसका व आ गया, ये देखो व, नियम पूरा हो गया, ये बनेगा प्रातर्वंदनम, ऐसे यहाँ रेफ लगा देंगे,
प्रातः वंदनम, ये लो, ये ना है भैया। प्रातः प्लस उदेति, अव्यय संबंधी विसर्ग के बाद ऊ आया, ऊ अन्य स्वर है, तो क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए प्रातः, र में ऊ लगा देंगे, प्रातः रुदेति। ठीक है भाई। और देख लो, कमी नहीं है मेरे पास शब्दों की। अंतः प्लस मन, अंतः शब्द भी अव्यय इसके रूप नहीं चलते, अव्यय संबंधी विसर्ग है, बाद में आ गया म 5वां वर्ण है, प फ ब भ म, नियम पूरा हो गया और ये बनेगा अंतर्मन। अंतर्मन बना कि नहीं बना, है ना मजेदार बात। तो भाई अगर अव्यय संबंधी विसर्ग होते हैं तो उनका भी र हो जाता है, अगर ये बाद में पूरा गैंग आया हो तो। ये गैंग जो है ना, अगर ये गैंग आ गया है तो इसका भी र हो जाएगा। आगे बढ़े क्या हम लोग? बढ़े। चलिए आगे भी कुछ आपके लिए मजेदार चीज है। क्या है? एमसीक्यू एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, 3 ऑप्शन होंगे, आपको सही उत्तर चुनना होगा। उत्तर कैसे चुना जाएगा उसके लिए कुछ ट्रिक्स बताते हैं आपको। मेरे पास थैला भर के जादू की ट्रिक्स हैं। बच्चे कहते हैं मैम थैला में दे दीजिए, उनका कोई फायदा नहीं है, जब तक जादूगर सिखाएगा नहीं समझ में नहीं आएगा। मातुः प्लस वचनम, उ अभिन्न स्वर है, बाद में व, य नियम पूरा हो गया तो विसर्ग का क्या बनाएंगे हम? र। हमेशा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ आंसर ढूंढते हैं। आप यहाँ आंसर मत ढूंढो बेटा, पहले इसको पढ़ो। विसर्ग का र बनेगा रेफ, और मैम ने कहा था कि ये तो सिर चढ़ा है, इसके ऊपर जाके लगेगा यहाँ पे। ढूंढो आंसर। रेफ तो यहाँ भी है, पर पे लगा हुआ है, ये वहां पे लगा हुआ है, और ये तो गलती हो गया, र पूरा बना दिया, तो भैया ये रेफ ये वाला सही है। देखा, ऐसे आंसर ढूंढते हैं। नीचे के आंसर्स में मत ढूंढो, अपनी अकल लगाओ। नेक्स्ट, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वदा, आपके लेसन में से, एग्जाम में लेसन में से ही व्याकरण आती है। सिर चढ़ा रहा है, बुद्धि शब्द होता है, इतना तो हमको भी पता है, बुद्धि शब्द होता है, बुद्धि में विसर्ग होगा, इसका मतलब यहाँ पर तभी तो विसर्ग र में बदल के अगले से के सिर पे चढ़ गया, तो और विसर्ग संधि है भैया, तो यहाँ तो विसर्ग है ही नहीं, यहाँ विसर्ग है ही नहीं, बुद्धि प्लस बलवती, यही सही है, सी ऑप्शन। मैंने सुना था कुछ बच्चे भी बोल रहे थे मैम सी ऑप्शन है, सुनाई देता हमको, आप आंसर तो दो। गुणैर्हीनम अपि सुदर्शन, व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम करो तो गुणहीन व्यक्ति भी सुदर्शन हो जाता है भाई। हीनम, ये रेफ तो विसर्ग से बना होगा ना, तो कहाँ है देखो ना, कहाँ है? हर जगह विसर्ग है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मम लिख के रखा हुआ है। इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए, डबल मात्राएं हैं तो ये डबल मात्रा। गुणे क्या होता है? गुणई, गुणों से हीन, तृतीय विभक्ति लगी है, गुणई, गुणे कोई शब्द ही नहीं है। नेक्स्ट बेटा, संज्ञा करते समय थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान काम आता है। लॉजिक भी देखना, लॉजिकली और ग्रामेटिकली, मैं हमेशा कहती हूँ लॉजिकली और ग्रामेटिकली दोनों तरह से सही करो। एतयोः प्लस जननी, एतयोः प्लस जननी निर्वासिता, इन दोनों की मां को निकाल दिया गया था। कौन सा पाठ है? शिशुलालनम। अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग है, तो भैया ये रुत्व संधि हो रही है, विसर्ग र में बदलेगा, जो अंतिम वर्ण के ऊपर लगेगा। कहाँ है? ये तो जो जोड़ा ही नहीं, ये श बना के रख दिया, ये सही है, ये तयोर जननी, ऐसे। नेक्स्ट, कुछ और भी है हमारे पास, ये लीजिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कांतिर गात्राणाम भवेत, शरीर के अंगों में चमक आ जाती है व्यायाम करने से। गात्र माने शरीर के अंग। कांतिगा त्राणाम, ये तो दोनों शब्द ही संस्कृत में नहीं होते हैं भाई, रॉन्ग। कांति, ये तो गत्राणाम लिखा है, यहाँ तो गा है, तो ये भी नहीं हो सकता। वैसे तो सही करने वाले थे हम, बोलो मैडम हम तो सही करने वाले, ये नहीं हो सकता क्योंकि ग है, यहाँ गा है, तो कांति ही प्लस गात्राणाम, ये शब्द सही है, कांति ही प्लस गात्राणाम। ई के बाद विसर्ग आया है, बाद में क ख ग, तीसरा वर्ण है, नियम पूरा हो गया भाई, तो रुत्व संधि हो गई। आगे देखें, कुछ थोड़े से एग्जाम्पल करा रही हूँ, बाकी आपकी किताब में भरे पड़े हैं, और अभ्यास पुस्तिका आपके पास होगी, अभ्यासवान भव होगी, व्याकरण वीथिका होगी, या फिर टुगेदर विद ले रखी होगी, या सरस्वती कोई तो बुक ले रखी होगी। मैं बच्चों को राय देती हूँ टुगेदर विद संस्कृत से अच्छी किताब है, और अभ्यासवान भव तो पूरी सॉल्व करनी है क्योंकि एग्जाम में उसमें से आएंगे। जीवनम दुह प्लस वहम जातम, बेटा दुह शब्द भी अव्यय है, और ऊ भी आ रहा है इसमें, ऊ भी आ रहा है, अभिन्न स्वर भी आ रहा है, आगे व आ रहा है, यर ल व, तो नियम तो पूरा हो गया, विसर्ग र में बदलेगा जो यहाँ जाके लगेगा। अब देखो ढूंढो, यहाँ तो विसर्ग का विसर्ग है, र का पूरा कर दिया, यही उत्तर सही है। बहुत आसान एमसीक्यू आता है एग्जाम में, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, आपको नॉलेज है अप्लाई करो, है ना, नॉलेज तो हो गई ना, रुत्व संधि समझ में आ गई, अब अप्लाई करिए। इसीलिए मैं आज आपको ये करा रही हूँ कि आप सीख सकें कि एग्जाम में आएगा कैसे।
वरना सिखा तो दिया, पर तरीका तो बताया ही नहीं सॉल्व कैसे करना है। प्रकृति रेव शरणम कौन सा चैप्टर है? कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम व्याष्पयान माला संध्यापति वितरंती ध्यानम। जी हाँ, पहला चैप्टर है, बहुत बढ़िया लगता है मुझे वो गीत। प्रकृति रेव, रेव नहीं होता है तो रेव नहीं होगा, एव भी नहीं होगा। अगर ई होता तो र और ई मिलके री बनता, रिव होता, एव होगा। प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृति ही हमारी शरण है। बेटे लेसन में से इसलिए व्याकरण देते हैं कि आपको हिंदी अनुवाद आता है, शब्द आपके परिचित होते हैं, इसलिए रेव कुछ नहीं होता। रेव पार्टी अलग ही चीज होती, खतरनाक वाली। एव यहाँ नहीं है, एव और प्रकृति दोनों संस्कृत के शब्द है, पर अगर यहाँ ई होता तो ये री बनता, प्रकृति ही प्लस एव। ये लीजिए नेक्स्ट एक और, पुनरायांतम व्याघ्रम पश्य बुद्धिर्बलवती सदा। पुनः आते हुए बाघ को देखा उसने, पुनः आते हुए बाघ को, तो ये पुनः अव्यय संबंधी है भैया, यांतम या आयांतम, अब दोनों में चक्कर हो गया। क्या चक्कर होगा? अगर ये यांतम होता तो रा नहीं बनता, रेफ यहाँ कहीं लगता आके, पुनः तो विसर्ग, ये पुनः पहचानते हो, दोनों में पुनः है, पर यांतम या आयांतम? वैसे यांतम माने जाते हुए, आयांतम माने आते हुए, तो उसने आते हुए बाघ को देखा था। और वैसे भी ये आयांतम, आ है यहाँ, पुनः प्लस आयांतम, ये शब्द सही है। काफी एग्जाम्पल हो चुके हैं भाई, फिर भी एक आध और देख लेते हैं। सा पितुः प्लस गृहम प्रति चलिता, कौन सा चैप्टर है? बुद्धिर्बलवती सदा। अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग है, ये अभिन्न स्वर है उ, और क ख ग तीसरा वर्ण आ गया, नियम पूरा हो गया। वैसे तो आपको बस इतना ही देखना है कि अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग है, तो ये रेफ में बदलेगा और यहाँ लगेगा जाके। मैम ने कहा था खड़ी मात्रा पे लगता है, ढूंढो। ये तो भैया ह पे लगा दिया जाके, पितुर्गृहम, कौन सा सही है इन दोनों में से? त पे क्यों लगेगा? त के बाद विसर्ग है तो त के बाद लगेगा, ये वाला सही होगा। ये तो चक्कर में डालने के लिए दे दिया गया आप लोगों को, जाल में फंसाने के लिए। पितुः गृहम, पितुर्गृहम, ठीक हो गया? समझ में आ गया अच्छी तरीके से बच्चों को? बिल्कुल आ गया। अब आप भैया ये देख लो कि मैंने बेटा 350 से ज्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अभी भी नई नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाती रहूंगी, लेकिन आप ढूंढेंगे कैसे? ढूंढने का तरीका ये है कि आप जहां लिखा हुआ है संस्कृत क्लास में डीजी मेरे चैनल पर नाम, उसे टच करो। उसे टच करते ही ये विंडोज खुलेंगी, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, ये सब। उसमें आप प्लेलिस्ट की विंडो टच करो तो सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। एक में सारे रिवीजन वीडियोस हैं, कहीं लेटर राइटिंग के हैं, कहीं चित्र वर्णन के हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वाच्य 9th के हैं, 10th के हैं। ये देखो पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको, उसके लिए भी एक वीडियो बना रखा है कि सारा पीडीएफ कैसे मिल सकता है किसी एक टॉपिक का, पूरे प्रत्यय, पूरी संधि, पूरे समास, पूरा चित्र वर्णन, ये जो है ना। और ये शेमुशी क्लास 10 के सारे वीडियो एक जगह हैं। संस्कृत फॉर बिगिनर्स, ये वीडियो जरूर देखना, बेसिक कैसे सीखा जाए संस्कृत में, ये भी वीडियोस हैं। व्याकरण के हैं बहुत सारे, अपठित, पत्र, चित्र, बहुत सारी चीजें। और 9th की शेमुशी का अलग है प्लेलिस्ट। जब उस प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे तो चाहे संधि खोलिए, चाहे समास, शब्द धातु रूप कैसे याद करें, इनकी भी ट्रिक्स हैं। अनुवाद कैसे करे जाए, इसी पे ही 21 वीडियोस हैं भाई। इनको देखिए और फिर आपको जो कुछ भी सीखना है, जैसे आपको समास आपने टच किया तो समास 21 समास के वीडियो वो यहाँ सब खुल जाएंगे, इससे भी ज्यादा होंगे शायद। अभी एक बहुब्री समास में और भी वीडियो अपलोड किया मैंने, तो इनको देखिए क्रम से, अपने नोट्स जरूर बनाइए, पढ़िए पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। अब मैं एक वीडियो कुछ दिनों में मेरा अपलोड होगा जिसमें 100% मार्क्स कैसे पाए जाएं क्लास 10 में, इस पर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी जो अभी से आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं करती हूँ कि एक हफ्ते पहले कैसे पढ़े एग्जाम के, 15 दिन पहले कैसे पढ़े, अरे तब तक तो पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए सब पढ़ के, है ना। और इस तरह से आपकी सहायता के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। बस अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया, भाई इतना तो बनता ही है ना कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए साथियों के साथ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी जो दी है उसे अवश्य देखिएगा, अवश्य अवश्य। तो भाई अब आगे बढ़ा जाए, उसके पहले आपसे विदा ले ली जाए, और विदा लेते हुए मैं आपको फिर वही कहूंगी कि आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार बच्चों।